नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक झा आप सभी का स्वागत करता हूं द बुलियर्स एकेडमी के इस ट्रेनिंग एपिसोड में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या एक पर्टिकुलर मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे क्रिएट किया जा सकता है। दोस्तों, अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अगर किसी को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्किल नेसेसरी टू आउटपेस योर राइवल। जब हम राइवल्स की बात करते हैं एंड जब हम उनको आउटपेस करने की सोचते हैं तो ये एक वॉर फाइट करने के बराबर ही हो जाता है। एक मार्केट प्लेस या एक इंडस्ट्री कोई बैटल फील्ड से कम नहीं होता है। इनफैक्ट मार्केट को हम रेड ओशन एंड ब्लू ओशन के हिसाब से देख सकते हैं, जहाँ रेड ओशन मतलब कि मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है एंड लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई बिजनेस खत्म हो रहा है एंड कोई आगे बढ़ते जा रहा है। सो ये एक पूरा जियोग्राफिकल वॉर की तरह है जहाँ एक आर्मी दूसरे आर्मी को कैप्चर करने के ऊपर लगी हुई रहती है। दूसरे तरफ ब्लू ओशन एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता है, कोई दूसरा प्लेयर नहीं होता। आप एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं, आपने एक ऐसा दर्द को पहचाना है जिसको कस्टमर ने भी नहीं सोचा था कि कभी इसका सोल्यूशन निकलेगा, या शायद कभी उन्होंने इस दर्द को महसूस भी नहीं किया था। अब सडनली आप उनको ये प्रोडक्ट देते हैं एंड वो सोचते हैं कि अरे यार, ये पहले ही निकल जाना चाहिए था, चलो अच्छा है अब मिल गया, हम इसके बिना तो रह भी नहीं सकते। तो ये एक ब्लू ओशन की तरह होता है जहाँ कोई मार्केटिंग युद्ध नहीं लड़ा गया है, आप अकेले ही एक प्लेयर रहते हैं यहाँ एंड आपके पास पूरा गेम पड़ा हुआ रहता है जीतने के लिए, जहाँ दूसरे लोग जब तक नहीं आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक बिज़नेस के होने चाहिए ताकि आपको मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट रिलेटेड होंगे, कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड होंगे और कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड होंगे। बाकी अगर आपको इन सारे टॉपिक्स जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सेल्स वगैरह पे नॉलेज लेना पसंद है तो आप हमारे चैनल द बुलियर्स एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों को इसको शेयर करने की सलाह देना ना भूलें। सबसे पहला है अट्रैक्टिव मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब कि मार्केट का कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कैसा है, क्या ये मार्केट ग्रो कर रही है, अगर ग्रो कर रही है तो किस रेट में ग्रो कर रही है एंड इसका आगे बढ़ने का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। हमें ये देखना होता है कि क्या ये मार्केट ओलिगोपोलिस्टिक है, मतलब क्या यहाँ पे लिमिटेड लोग हैं जो बहुत सारे कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, या फिर ये एक परफेक्ट कंपटीशन है जहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत सारे कस्टमर्स को बेच रहे हैं, या फिर यहाँ बस एक दो प्लेयर्स की मोनोपोली चलती है। तो ये सारी चीज़ एक साथ मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। अगला है एंट्री बैरियर। ये वर्ड ही आपको बहुत कुछ बोल देता है दोस्तों। अगर आप कोई मार्केट में एंटर करने की या कोई इंडस्ट्री में बिजनेस करने की सोच रहे हो तो आपको दोनों साइड के एंट्री बैरियर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। पहला ये है कि आपके पास क्या बैरियर है उस मार्केट में एंटर करने का। जैसे कि अगर आपको स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में जाना है तो आपको सबसे पहले उसका लाइसेंस लेना होगा, जिसके लिए बहुत पैसे खर्च करने होंगे। तो ये आपके लिए पहला बैरियर है। आप इस बैरियर को क्रॉस करके कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये पहला चीज़ है। उसके बाद आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं तो आप ऐसा कौन सा बैरियर क्रिएट कर देंगे ताकि नए लोग उस बैरियर को क्रॉस करके उस मार्केट में ना घुस पाए। जैसे कि जियो ने अभी अपने बिजनेस में ऐसा बैरियर क्रिएट कर दिया है कि जिसको भी 4G सर्विस देनी होगी उसको पहले पूरा ऑप्टिकल फाइबर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, जिसमें काफ़ी पैसा खर्चा करना होगा, जो एक बैरियर की तरह काम करता है जिससे कि नए लोग इस मार्केट में नहीं आना चाहेंगे। अगला है स्केलेबिलिटी। आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया एंड आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट अगर बिज़नेस ग्रो नहीं होता है तो ये अपने ही वेट के कारण दब जाएगा। बिज़नेस को ग्रो करना होगा, बिना ग्रोथ कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होता है। हाँ, अगर ये कोई छोटा मोटा बिजनेस जैसे कि एक ग्रोसरी शॉप हो तब वो एक अलग बात है, जहाँ आपके कस्टमर्स लिमिटेड रहते हैं एंड रेवेन्यू जनरेशन भी लिमिटेड रहता है, ग्रोथ नहीं रहता है। लेकिन एक स्टार्टअप के केस में अगर आप ग्रो नहीं करते हैं तो वो कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको सैलरीज इंक्रीज़ करने होती हैं, लोग आपको वॉच कर रहे होते हैं एंड अगर आप अच्छा करोगे तो लोग उस डोमेन में आएंगे एंड कॉम्पिटिशन बढ़ाएंगे। इसलिए आपके बिजनेस को स्केलेबल होना पड़ेगा, जिसको ग्रो किया जा सके मॉनिटरी फॉर्म में और इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में भी। आपके इन्वेस्टर्स आपको प्रेस कर सकते हैं वैल्यू क्रिएशन करने के लिए। बहुत सारे स्टार्टअप बिजनेस ऐसे होते हैं जो स्केलेबल नहीं होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप एक कस्टमाइज प्रिंट करके टी-शर्ट सेल करते हैं, आपके पास प्रिंटिंग शॉप है या फिर आप उसको आउटसोर्स करते हैं। फिर आप देखेंगे कि आप प्रॉफिटेबल हैं, गुड क्वांटिटी में सेल भी कर देते हैं, पैसा बना लेते हैं, बट फिर बिजनेस में नॉट ग्रो। फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप एक स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं। ये कोई एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर नहीं है, ये स्केलेबिलिटी होता है जो एक स्मॉल बिजनेस एंड एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में डिफरेंशिएट करता है। तो स्केलेबिलिटी का मतलब यही होता है कि बिजनेस खुद ही खुद को स्केल करता है। जैसे कि अमेज़ॉन ने सबसे पहले ऑनलाइन बुक सेल करने से स्टार्ट किया था। उस प्रोसेस में उन लोगों ने एक बहुत बड़ा रजिस्टर्ड यूज़र बेस क्रिएट किया जो बुक खरीदते थे। फिर उन लोगों ने उस कस्टमर्स के साथ एक ट्रस्ट क्रिएट किया कि आप ऑनलाइन खरीद सकते हो एंड बुक सच में आप तक पहुंच जाएगा एंड ऑनलाइन पे भी कर सकते हो एंड कोई फ्रॉड या कोई रिस्क नहीं है इसमें एंड यू विल बी सेटिस्फाइड। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तो हम उसको भी ध्यान दे के उसको सॉल्व कर देंगे। तो धीरे धीरे वो कस्टमर्स का ट्रस्ट गेन करने लगे एंड नए प्रोडक्ट्स ऑफर करने लगे एंड आज हम जानते हैं कि वो लगभग हर चीज़ ही बेचते हैं जो बेचना पॉसिबल है।
यही होती है स्केलेबिलिटी। उसके बाद है रिपीटेबिलिटी। दोस्तों, अपने कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए आपको पैसे देने होते हैं। हर कस्टमर के पीछे आपकी एक एक्विजिशन कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट कुछ भी हो, बट आप हमेशा यही सोचेंगे कि आज नहीं तो कल वो कस्टमर हमारे पास वापस आए, तो वही प्रोडक्ट खरीदने के लिए या तो कुछ डिफरेंट, और फिर आप प्रॉफिट बनाओ। शुरुआत में आप प्रमोशन करते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं, आपका मार्जिन उतना अच्छा नहीं होता है। ये भी हो सकता है कि ऑन एन एवरेज पर कस्टमर आपको उल्टा कॉस्ट ही पे करना पड़ रहा है, जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होता है, एंड आपको उसको रिकवर करना है। अब मान लीजिए अगर कस्टमर आपसे एक टीवी खरीदता है एंड अगर 50 साल तक टीवी में कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं आए या कोई नया प्रोडक्ट लाइन या कोई रिप्लेसमेंट ना आए, तब तक कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। ये कस्टमर दोबारा आपके पास तभी आएगा जब उसको स्पीकर या फ्रिज खरीदना होगा। अगर खर्चा करके वो कस्टमर आए एंड आप उसको एक ऐसा प्रोडक्ट बेचे जिसको उसे रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी नहीं आएगा एंड आपका इसमें लॉस ही हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए प्रोडक्ट या इंडस्ट्री ऐसा होना चाहिए जहां कस्टमर रिपीटेडली आए एंड आपको जल्दी ही प्रॉफिट स्टार्ट हो जाए आना। अगला पॉइंट है इजी प्रोडक्ट एक्सटेंशन। मान लेते हैं कि आपने एक कस्टमर को टीवी बेचा एंड उससे अच्छा रिलेशन बनाया। शायद वो कस्टमर दोबारा आपके शॉप में आए अपने किसी रिलेटिव या दोस्त के लिए टीवी खरीदने, बट इससे बिजनेस एक्चुअल में वैसा स्केल नहीं हो पाएगा जैसा होना चाहिए। आपको प्रोडक्ट एक्सटेंशन करना होगा, जैसे कि टीवी के अलावा आपको स्पीकर या फ्रिज भी बेचना पड़ेगा। उससे टीवी वाला कस्टमर आपसे स्पीकर खरीदने आएगा, कभी वापस से फ्रिज खरीदने आएगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड करने से आपका वंस रजिस्टर्ड कस्टमर आपके फिक्स कस्टमर बन जाएंगे, आपके नए पुराने हर तरह के प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट आता है कोर कॉम्पिटेंसी। ये एक यूनिक कॉम्पिटेंसी होता है जो आप क्रिएट करते हैं अपने कई अलग अलग चीज़ को यूज़ करके, जैसे कि आपकी टैलेंट, आपका बिजनेस प्रोसेस, आपका रॉ मटेरियल पे एक्सेस एंड कई और चीज़, कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट डिलीवरी। इन सारी चीज़ों में आप जो एक अलग कल्चर, एक अलग वे ऑफ डूइंग को प्रमोट करते हैं, सब कुछ मिला के आप एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करते हैं जो बाहर से दिखता नहीं है, बट इट इज़ अ यूनिक वैल्यू। ये आपके बिजनेस प्रोसेस को इतना स्मूथ बनाता है कि आप बहुत सारे जगहों पे कॉस्ट कटिंग करते हैं एंड कस्टमर को खुश कर सकते हैं। कस्टमर्स को प्यार हो जाएगा आपके कंपनी से, क्योंकि उनको कुछ ऐसा मिलेगा जो विजिबल नहीं है बट काफ़ी वैल्यूएबल है। इससे आपके रिपीट कस्टमर्स बनेंगे जो दोबारा तिबारा आपके पास ही आएंगे एंड आप उनसे मुनाफा कमाएंगे। इसको कोर कॉम्पिटेंसी कहते हैं। उसके बाद है लॉयल कस्टमर एंड प्राइसिंग पावर। दोस्तों, आपने एक ब्रांड क्रिएट किया एंड इमोशनली अपने कस्टमर्स को खुद से जोड़ लिया है, जैसे कि टाटा नमक देश का नमक। फिर वो सोचते हैं कि वो कंपनी या वो प्रोडक्ट को हमेशा खरीद करके चलना चाहिए और वो हमेशा लॉयल रहते हैं। अगर प्राइस इंक्रीज भी कर दे कोई भी रीज़न से, या तो प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए, या तो मान लीजिए मार्केट टफ हो गया है सस्टेन करना, इसमें प्राइस इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। कोई भी रीज़न हो आपके प्राइस इंक्रीज करने का, बट कस्टमर आपके बुरा नहीं मानेंगे। कभी कभी तो वो ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपने शायद एक बेटर प्रोडक्ट लाया है तभी आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो वो और ज़्यादा खरीदना चालू कर देंगे। दोस्तों, प्राइसिंग पावर कंपनी का वो ताकत होता है जिससे वो प्राइस भी इंक्रीज कर सकता है एंड कस्टमर भी दूसरे कंपनी में स्विच नहीं करेंगे। दोस्तों, आखिरी पॉइंट है न्यू एक्सपीरियंस। दोस्तों, ये एक नया टर्म है एंड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है मार्केट में। वो अपने कॉम्पिटिटर की तरह सेम प्रोडक्ट ही बनाते हैं, बट जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसको एक नया टाइप का एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि कंपनी है निंटेंडो नाम की, वो एक गेमिंग कंसोल बनाती है क्रिकेट बैट की तरह, एंड उसमें एक वर्चुअल रियलिटी ग्लास होता है। आप उस गेम में एक्चुअली बॉल को हिट कर सकते हैं बैट से। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर क्रिकेट गेम एक बैट के खेलने वाला गेम था, उसको उन लोगों ने एक एक्टिव गेम बना दिया। यहाँ आपको निंटेंडो एक नया एक्सपीरियंस दिया एंड काफ़ी जल्दी उन लोगों ने अच्छा मार्केट शेयर भी एक्वायर कर लिया। तो आपको भी अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में एक नया एक्सपीरियंस ऐड करना होगा, तभी आप रेस जीत पाओगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिससे कि आप अपने मार्केट या अपने इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा आज के इस एपिसोड में। धन्यवाद।